बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। के दूसरे सब्जेक्ट जो साइंस के हैं उनका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ क्या है, या बायोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट साइंस के उससे ताल्लुक क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि इसके कई रुख हैं। वो हर एक साइंस के सब्जेक्ट के साथ मिल जाता है। इसके कई रुख हैं। एंड लिंक विद अदर साइंसेस, और ताल्लुक रखता है दूसरे साइंस सब्जेक्ट से जो बायोलॉजी है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। जो जानवर जो भी है वो हरकत करता है तो फॉलो करता है लॉज ऑफ मोशन जो फिजिक्स में है। वो कैसे करता है? अगर एक जानवर है जैसे लॉयन है या टाइगर है, अगर टाइगर भागता है तो वो फॉलो करेगा लॉज ऑफ मोशन, हरकत के कानून जो हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं। थ्री लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये अगर टाइगर मूव करता है तो ये फॉलो करेगा लॉज ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पर, एक टाइगर है। अगर टाइगर मूवमेंट कर रहा है तो इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी जगह को चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। और अगर ये टाइगर जो है, ये जो जानवर है, वो अगर कदम उठाता है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अमल होगा। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो अगर फोर्स देता है जमीन पर और जमीन उससे रिएक्शन देती है तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये फॉलो करेगा। तो अगर मूवमेंट ऑफ एनिमल होती है तो वो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। और डिस्टेंस भी देखेंगे कि इस एनिमल का, टाइगर का डिस्टेंस कितना है, और डिस्प्लेसमेंट और इन्वायरमेंट के साथ ये जगह को चेंज करता है। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि जब कोई भी एनिमल मूव करता है तो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी इज कंसीडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बायोलॉजी जो वास्ता रखता है, कंसीडर किया जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। यह ताल्लुक रखता है दूसरों सब्जेक्टों से। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स वो दूसरों सब्जेक्ट से, फील्ड ऑफ स्टडी वो दूसरों से ताल्लुक रखता है। विच इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस। सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो। तो दूसरों सब्जेक्ट के साथ ये ताल्लुक भी रखता है, जैसे मेंशन किया गया है नीचे। जैसे कि पहला है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स क्या है? बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। एंड फिजिक्स मीन्स मैटर एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये कॉम्बिनेशन है बायो और फिजिक्स का। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक शाख है। इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। जिसमें कानून और तरीके फिजिक्स के लागू होते हैं जो जिंदगी के अमल, जो भी प्रोसेसेस चलते हैं लाइफ में, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शंस जो भी हैं, उसे फॉलो करता है।
वहां पर अप्लाई होंगे। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच, रेडियो फिजिक्स ब्रांच, ये फिजिक्स की ब्रांच है, रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स are used to trace the translocation of different materials within the organisms। जो रेडियो फिजिक्स की ब्रांच, रेडियो फिजिक्स ब्रांच है, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। अभी हमें पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोटोप कहते हैं ऐसा एलिमेंट जिसके बहुत सारे टाइप्स हों, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन 12 है, तो इसके आइसोटोप्स हैं कार्बन 13 और कार्बन 14। ये इसके आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो अल्फा बीटा या गामा रेज वो बाहर निकालते हैं, वो डीके होते हैं। जैसे कि ये है हमारा कार्बन 14, ये हमारा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये अगर किसी एनिमल में मौजूद है तो वो रेडियो एक्टिव है। वो बाहर जो शुआएं निकालता है और वेव्स निकालता है, अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है, तो इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो कार्बन के 3 है, कार्बन 12 13 14। 14 जो है वो ज्यादा निकालता है, ये इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस, इस्तेमाल किया जाता है ट्रेस, उसे जान लेना, द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी भी जानदार में, ऑर्गेनिज्म में, उसके मटेरियल्स की, उसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट की खबर रखता है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हुए हम लिविंग थिंग्स में, एक जानदार में, उसके मटेरियल्स जो भी हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, वो अगर घूम रहे हैं तो उसकी ट्रांसलोकेशन, हम उसकी मूवमेंट हम जान लेते हैं। किसकी मदद से? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से। तो ये हमारे बहुत की काम की चीज़ है। ये साइंटिस्ट यूज करते हैं किसी भी एंजाइम्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। फिर आता है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग also shows some uses of radioactive isotopes is determining the age of fossils। ये दो तरीके हैं, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग। ये कार्बन की डेट बताता है, मतलब कि कार्बन जो हमारा एलिमेंट है उसकी डेट निकालता है, तारीख निकालता है। और रेडियो लेबलिंग मतलब कि कुछ शुआओं के जरिए, अल्फा बीटा गामा रेस के जरिए हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की, उसकी ट्रांसलोकेशन हम जान सकते हैं, लेबल करके, उसे लेबलिंग करके हम जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फॉसिल्स की उम्र का पता लगा सकते हैं। फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल्स, फॉसिल्स कहते हैं जो जो पुराने दौर में जो जानदार थे, एनिमल्स थे या ट्रीज थे, अब वो मर चुके हैं, वो बाकी नहीं रहे। जैसे डायनासोर है, और भी ड्रैगन्स थे या कुछ और ट्रीज पुराने, तो हमें फॉसिल्स की शक्ल में मिलते हैं, वेस्ट की शक्ल में। हमें वेस्ट की शक्ल में मिलते हैं, हमें खुदाई के बाद उसकी हड्डियां मिलती हैं, उसके पार्ट्स मिलते हैं, उसके मटेरियल्स मिलते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये पुरानी चीज़ है, तो हम उसे कहते हैं फॉसिल्स। तो इसकी एज ऑफ फॉसिल्स,
तो कहते हैं एज ऑफ फॉसिल्स, उस फॉसिल्स की उम्र को जांच लेना, उम्र की खबर रखना, कि हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि ये हड्डी कितने साल पुरानी है। तो उसे करते हैं कार्बन डेटिंग और रेडियो लेवलिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी जानदार है, अगर वो जिंदा है, तो उसकी रेशो कार्बन 14 की उसके जिस्म में इक्विलिब्रियम में होगा विद द रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी अगर कार्बन 14 एंड नेचुरल, तो लिविंग उस ऑर्गेनिज्म में भी उतनी परसेंटेज हमारा कार्बन 14 मिलेगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो आहिस्ते आहिस्ते कार्बन 14 डिके होना करना शुरू हो जाएगा। उसकी उसका कार्बन 14 की जो लाइफ है वो कम होने लगेगी, उसकी परसेंटेज कम होने लगेगी। तो साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि उस हड्डी में कार्बन 14 है वो कितने साल पुराना है, वो कितना डिके हो चुका है। तो उससे पता लगा सकते हैं वो साइंटिस्ट के इसकी एज क्या है। तो हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ, आधी जिंदगी उसकी होती है 5,730 ईयर्स। इतने साल मतलब कि वो कार्बन 14 हाफ हो जाता है 5,000। अगर कार्बन 14 अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है, वो मरने के बाद, तो हाफ लाइफ उसकी हो जाएगी 5,730 ईयर या 36 ईयर्स जो भी है, उसकी पता लगा सकते हैं। तो साइंटिस्ट करते हैं क्या है, उस हड्डी में इसकी कार्बन 14 की जो लाइफ है वो कितने साल पुरानी है, उसे पता लगा सकते हैं। ये इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। मतलब कि कार्बन जो है ये, इसकी डेट निकालते हैं कि कितने साल वो पुराना है। तो हमें ये 2 प्रोसेसेस है, रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग में हम एज ऑफ फॉसिल्स को निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए, आवाज की लहरों का इस्तेमाल करते हुए अल्ट्रासाउंड करते हैं हम। जो डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये भी एक तरीका है। और लेजर टेक्नोलॉजी शो द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ बायोलॉजी। अब ये लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासाउंड, अगर डॉक्टर जो है वो बता सकती है कि माँ के पेट में वो बच्चा कितने साल का है और उसकी हेल्थ क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ, मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स, बायोमेट्री भी कहते हैं इसे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेटा को कलेक्ट करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च, ये रिसर्च में बहुत काम आता है। क्योंकि बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ बहुत ही ताल्लुक है। जो भी रिसर्च करेगा साइंटिस्ट, तो वो कलेक्ट डेटा, उस ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन करेगा, डेटा निकालेगा, कैलकुलेशंस करेगा, उसकी मेजरमेंट करेगा और उसकी डेटा काउंट करेगा। तो मैथमेटिक्स का बहुत ही रोल है बायोलॉजी में। तो ये मैथमेटिक्स के सिवा भी मतलब कि नहीं चल सकती। तो बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजी। अगली है हमारी, उसका ताल्लुक बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, बायो केमिस्ट्री।
इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो बताती है हमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी को, विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या सेल को, and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules. बहुत जानकारी चाहिए और बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए, एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उसका मॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या है। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब बायोमोलिक्यूल्स अब जो भी सेल के अंदर, ये हमारा मिसाल के तौर सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्लोरोप्लास्ट है, और गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी है, जो भी इसके ऑर्गेनल्स हैं, उसमें जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स के बने हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, एंजाइम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये हमारे मिसाल के तौर पर ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसकी ये क्या फंक्शन करते हैं, ये कैसे रोल अदा करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसकी स्टडी, इसके फंक्शन को जान लेना और इसकी डील्स करना ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके डिफरेंट फंक्शन देखना, इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री हमें यही बताती है, तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर आता है जियोग्राफी, बायोजोग्राफी। तो बायो मीन्स लाइफ, जोग्राफी मीन्स अर्थ लोकेशन, जगह पर। तो लिविंग थिंग्स जहां पर रहते हैं उनकी एक लोकेशन होती है, उनके एक एरिया होती है, उनका एक इन्वायरमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जो जानदार हैं और मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं दुनिया के। Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions. बहुत से जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो अपने माहौल में रिस्ट्रिक्टेड है, वो बंधे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। जैसे पेंगुइन है, वो बर्फ में रहते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे जहाँ पर गर्मी होती है, या गर्मी वाले जो जानवर हैं वो सर्दी वाले जानवर में नहीं रह सकते। उनकी एक अपनी एक इन्वायरमेंट है, तो वो इन्वायरमेंट पर बहुत डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो बर्फ में रहते हैं। तो हर एक जानदार की अपनी अपनी एक जोग्राफी है, उसकी एक लोकेशन है, उनका एक एरिया है, तो वो वहां पर रहेंगे। तो वो डिपेंड करते हैं अपने जियोग्राफिकल रीजन्स पर। तो बायोजोग्राफी में यही स्टडी की जाती है। हमारी जो लास्ट है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन्स माशियात। This deals with the economical important organisms involved in production. ये हमें स्टडी करवाती है कि माशी तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं।
मिसाल के तौर पर मीट प्रोडक्शन, मीट जो गोश्त होता है उसकी प्रोडक्शन क्या है, आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, कितना उस पर खर्च आता है और कितना वो हमें प्रॉफिट वैल्यू देता है, हमें कितना फायदा देता है। मिसाल के तौर पर एक फसल है, हम फसल लगाते हैं जमीन में, तो उस पर कितना खर्चा आता है और उसकी क्या प्रोडक्ट्स है। तो बायो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमें एक ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा से ज्यादा हमें वो अर्निंग कर सके। तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर मीट है, गोश्त है, तो पोल्ट्री फार्म हो गए हमारे, बफेलोस हो गए, काउस हो गए, उसकी पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन हमें टेक्निक्स बताती है बायो इकोनॉमिक्स के, हमें उसे कैसे मतलब कि उसकी परवरिश करें, उसे कैसे हम ज़्यादा उस पर काम कर सकें, और कॉस्ट वैल्यू जो है वो कम होना चाहिए और प्रॉफिट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमें इकोनॉमिकल तौर पर हमें बहुत फ़ायदा देती है, ये हमें टेक्निक्स बता दे बायो इकोनॉमिक्स। कोई भी बिजनेस करता है पोल्ट्री फार्म का या फसल का, कुछ भी करता है तो वो टेक्निक्स यूज करेगा इकोनॉमिकल तौर पर, जो वो क्या हमें फायदा देता है और कितना हम खर्चा करते हैं और कितना फायदा होता है, वो एक ट्रिक्स और फंक्शन इस्तेमाल करते हुए वो अपने फायदे के लिए वो बायो इकोनॉमिक्स का यूज करता है। और बायो इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है कि ये इसे कास्ट वैल्यू कम करके प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा करें। आज का बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी।